हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 3 है रासायनिक बलगदगी, उसका पार्ट 2 आज लेकर आ गए हैं, जो कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर को देखने को मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, या फिर अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि यानी कह सकते हैं अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के अणुओं परमाणुओं और आयनों की उस संख्या के बराबर होती हैं। अभिक्रिया के जो कोटि होती है वो अणुओं परमाणुओं की उस और अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता क्या होती है दोस्तों, अभिक्रिया पर निर्भर करती है। जिसकी सांद्रता किस पर निर्भर करती है, अभिक्रिया पर निर्भर करती है। देखिए हमारा ये क्या हो गया, मान लीजिए अभिक्रिया हो गया, ये हो गए 2 आयन। तो आयन किस पर निर्भर करते हैं, अभिक्रिया की सांद्रता पर। ठीक है, देखिए कोटि के प्रकार, आइए देखते हैं अभिक्रिया कोटि के प्रकार। तो अभिक्रिया के कोटि के प्रकार मुख्यतः अभिक्रिया, जैसे कि आपको पता है मुख्यतः अभिक्रिया 2 प्रकार की हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन देखने को मिल रही है। इसके पहले 3 मिलती थी देखने को, वो कौन सी थी दोस्तों, वो होती थी शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो हमारी जो कोटि की अभिक्रिया हुई थी पहला हमारा कौन सी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिक्रिया और पूछती, जैसे हम मान चले तृतीय कोटि की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी आता है। ठीक है दोस्तों, तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी आता है, परंतु वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रिया देखते हैं। नंबर 1, ऐसी अभिक्रिया जो पदार्थों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, पदार्थों के शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। फिर से आइए देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जो पदार्थों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करते हैं। देखिए किस पे, शून्य घात पर, यहाँ देखिए इसका घात कितना है, 0, इस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए R बराबर क्या माना हमने, मान लिया R बराबर हमारा होता है KR। देखिए K इंटू R हमारा जो इसका घात है कोष्टक में 0 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मान लीजिए हमने माना 2NH3 को 1130 कैलोरी ऊर्जा देने पर, और कितना 1130 कैलोरी ऊर्जा देने पर, और ये ऊपर जब जाके प्रेस करेगी तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा। किसमें, तो N2 और 3H2। देखिए 3H2 कैसे हुआ, 3 दूना 6, उसे कुटा 3 दूना 6, और यहाँ हमारे पास N2 कितना है, 2 है। तो इसमें किसे परिवर्तित हो जाएंगे, तो N2 और 3H2 देखिए नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगी। जहाँ जो हमारा ये देखिए ये कोष्टक है दोस्तों, जहाँ हमारा ये कोष्टक है इसकी पावर 0 है, इसके बराबर हमने मान लिया है 1। इसके बराबर हमने क्या मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया कि कोष्टक जो पावर 0 है उसके बराबर हमने मान लिया 1। अतः हम कह सकते हैं R बराबर के, देखिए हमने क्या लिया था, NH2 दिया था। ठीक है, मान लीजिए NH2 दिया था। ठीक है, ले लीजिए NH3 ले लीजिए। ठीक है, क्या माना हमने, NH3 माना। तो हमने कहा कि इसके अंदर की जो पावर होती है उसको हमने क्या माना था, 1। तो इसकी पावर हमने क्या रख दिया, 1। जब K से गुणा हम करेंगे 1 से तो हमारा आएगा R इज इक्वल टू K। क्या आएगा, R इज इक्वल टू K आएगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका फार्मूला क्या होता है, तो K इज इक्वल टू N/T। K इज इक्वल टू N/T। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखिए
तो ऐसे प्रथम आइए देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसमें शून्य घात पर निर्भर कर रहा था, और इस पर किस पर निर्भर करेगा? तो दोस्तों सांद्रता के, इधर देखिए, सांद्रता के प्रथम घात पर। किसमें? तो सांद्रता के सांद्रता के प्रथम घात पर। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों प्रथम कोटि अभिक्रिया का? तो K = 2.303/T log 10 इंटू R, देखिए इसका क्या दिया दोस्तों, इंटू R कैपिटल R अपॉन, देखिए कैपिटल R दिया है, जो कि हम कैपिटल R का मान हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कैपिटल R का मान हम जीरो न लिखकर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो न लिखकर हम कैपिटल R का मान यहाँ देखिए 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, या फिर आप इसको लिख सकते हैं K = 2.303 log 10/T इंटू A/A-X, ये भी हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो ये दोस्तों हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आइए, और महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने 4 अभिक्रियाएं कर ली है, आइए देखते हैं 3 अभिक्रिया कर ली है। आइए देखते हैं चौथी अभिक्रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्या नाम है इसका? अर्धायुकाल अभिक्रिया, या इसे हम क्या बोलते हैं? अर्धायुकाल अभिक्रिया या हाफ एज, देखिए इसको बोलते हैं अर्ध। हाँ तो दोस्तों हमने 3 अभिक्रिया कर ली है। आइए देखते हैं चौथी क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है अर्धायुकाल। आइए देखते हैं अर्धायुकाल किसे कहते हैं। मान लीजिए मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं मान चलो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 1 हावर्स का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 हावर्स का समय लगता है 100 किलोमीटर जाने में। तो दोस्तों हमको 50 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यानी कह सकते हैं 50 किलोमीटर हमको जाने में हमको आधा घंटा लगेगा ना। तो जितने समय में हमारी आधी अभिक्रिया पूर्ण होगी, अर्थात हाफ समय में हम हाफ ही जाएंगे, जितने समय में हमारी अभिक्रिया आधी पूर्ण होगी उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? अर्ध आयुकाल अभिक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, अर्थात पूरी पूर्ण नहीं होती है, आधी पूर्ण हो जाती है, तो उसे हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्थात इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसको करने में जिस समय अर्धायुकाल कहते हैं। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसको करने में हमें जितना समय लगता है उसके हाफ को ही हम अर्धायुकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं। तो हमने बता दिया आपको, हमको 100 किलोमीटर जाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो हमको 50 किलोमीटर जाने में कितना अभिक्रिया लगेगा? तो 30 मिनट लगेगा। यही इसका क्या हो जाएगा? अर्धायुकाल हो जाएगा। यदि क्या कह रहा है? यदि प्रारंभिक स्थिरांक क्या हो? यदि प्रारंभिक स्थिरांक हमारा R देखिए कोष्टक में है बराबर A हो, तो अर्धायुकाल क्या होगा दोस्तों? तो हम जानते हैं, हम अर्ध किससे प्रदर्शित करते हैं? 1/2 से ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार हमने इसके नीचे क्या लिख दिया? अर्ध। तो हमारा R नॉट बटे 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए A था, A के नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्धायुकाल। अब आइए निकालते हैं इसका फॉर्मूला।
प्रथम कोटि अभिक्रिया की सहायता से या प्रथम कोटि अभिक्रिया से। ठीक है दोस्तों, जब हम प्रथम कोटि का सूत्र पता है हमको, क्या होता है K = 2.303 अपॉन T log 10। यहाँ log 10 होता है, क्या होता है log 10 होता है, और इंटू A/A-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने इसका मान क्या रखा 2.303। इसका देखिए हमने यहाँ मान लिया, क्या रख दिया हाफ आयुकाल, मतलब कह सकते हैं अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल रखेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा T हाफ log 10 इंटू, यहाँ देखिए A का मान क्या हमने रखा था दोस्तों, तो A का मान यहाँ देखिए हमने यहाँ रखा था A/2, तो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारा A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, A से A कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2, तो 2 यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं हमारा log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010 ऐसे भी कर सकते हैं, मगर ऐसे मत पढ़िएगा। जब 0 के बाद जो संख्या होती है उसे हम 1-1 करके पढ़ते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.3010। ठीक है, फिर देखिए के बराबर क्या होता है, तो फिर हम इधर देखिए, इधर हमारा कट गया तो क्या बचा 2 बचा, 2 यहाँ हमने लिख दिया। तो के बराबर 2.303 अपॉन T इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो हमारा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 नहीं लिखे, यहाँ लिख लीजिएगा 2। ठीक है, फिर देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मान हमने क्या बताया, तो 0.13010, तो यहाँ हमने लिख दिया, इसको गुणा क्या कर दिया, भाग दे दिया। जैसे इसको हम इससे गुणा करेंगे, नहीं आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा 0.693, कितना आएगा 0.693, और यहाँ क्या हो जाएगा T हाफ हो जाएगा। अगर हमको T हाफ की वैल्यू निकालना होगा तो T हाफ को हम यहाँ ले जाएंगे। देखिए मान लीजिए इसको यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा T हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.693 अपॉन K। यही होता है हमारा अर्धायुकाल का सूत्र। तो दोस्तों आपको उम्मीद है अर्धायुकाल का सूत्र समझ में आ गया होगा। यदि आपको अर्धायुकाल का सूत्र समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा अर्धायुकाल का सूत्र। अब आइए देखते हैं दोस्तों छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। एक होती है छदम अभिक्रिया, उसे भी आइए हम समझ लेते हैं। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है, परंतु उसकी जो आणविकता होती है, क्या दोस्तों, आणविकता होती है 1 से अधिक होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक होती है परंतु उसकी आणविकता क्या होती है, 1 से अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर ये किसका सूत्र है दोस्तों, तो अब जैसे हम जानते हैं ये चीनी का सूत्र C6H12, देखिए C12H22O11 अर्थात C12H22O11। जैसे इसमें हम क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे, ये 2 भागों में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, यानी कह सकते हैं C6H12O6 प्लस C6H12 और O6, अर्थात यहाँ ग्लूकोज, किसमें, यहाँ ग्लूकोज और फ्रैक्टोज भी टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा दोस्तों, तो यह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में टूट जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया समझ में आई होगी। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया 3 नंबर और 5 नंबर में। कह रहा है कि आणविकता, देखिए अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी पूछता है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और आणविकता किसे कहते हैं, अभिक्रिया की, ये भी पूछ सकता है आपसे अंतर वाले प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। किसी प्राथमिक व
संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अर्थात किसी प्राथमिक संतुलित अभिक्रिया में, देखिए, किसी प्राथमिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं वो अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आपको बहुत ईजी तरीके से याद हो गया होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी प्राथमिक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दोस्तों पहले देखिए पॉइंट हमारा क्या है? आणविकता केवल सरल रेखा अभिक्रिया में ही ज्ञात किया जा सकता है, जबकि परंतु जो कोटि होता है वह सरल व जटिल, अर्थात कह सकते हैं जो आणविकता होती है दोस्तों वो सिर्फ सरल अभिक्रिया में ही ज्ञात की जा सकती है, परंतु जो कोटि होती है उसको हम किस में ज्ञात कर सकते हैं? उसको सरल में भी ज्ञात कर सकते हैं, जटिल दोनों अभिक्रिया में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं या अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको अभिक्रिया की आणविकता बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन और हैं, इसके बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हमने आणविकता तक देख लिया था। आइए देखते हैं अभिक्रिया के आधार पर आणविकता के प्रकार। आइए देखते हैं अभिक्रिया के आधार पर आणविकता के प्रकार। तो जैसे कि हमको पता है यह हम अभिक्रिया के आधार पर आणविकता के प्रकार या मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन क्या? तो आणविकता के प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आप एक समझ जाओगे सारे कर लोगे, आप एक नहीं समझ पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए आइए पहले हम एक आपको समझा देते हैं अच्छे से, उसके बाद आप तीनों के तीनों बना ले जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए नंबर 1 हमारा है एक अणुक अभिक्रिया, अर्थात कह सकते हैं एक अणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका आणविकता 1 होती है, अर्थात कह सकते हैं जिसकी आणविकता कितनी होती है? 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक अणुक अभिक्रिया या एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए NH4 है, NO2 है, ठीक है, NH4 है, NO2 है। जब इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों तो यह हमारा कैसे परिवर्तित हो जाएगा? जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे यह हमारा NO2 और कह सकते हैं देखिए NO2 में और हमारा 2H2O में परिवर्तित हो जाएगा। NO2 में और 2H2O में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने भागों में टूटा है? तो सिर्फ 1 भागों में ही टूटा है। इसीलिए ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं एक अणुक अभिक्रिया या एकाणुक अभिक्रिया। उसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरा नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें 1 हो रहा था, इसमें 2 होगा, बस इसमें 3 होगा। सिंपल। एक अगर आप याद कर लेंगे क्या? ऐसी सरल व जटिल अभिक्रिया, सरल व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है। जिसकी आणविकता कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? 2 अणुक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2HI है, 2HI है। जब 2HI को हम गर्म करते हैं दोस्तों तो यह हमारा H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात देखिए 2H है, 2I है। जैसे ही हम करेंगे यह 2 अभिक्रियाओं में टूट जाएगा। देखिए इसमें कितनी अभिक्रिया टूट रही है? तो 2 अभिक्रियाओं में विभाजित हो जाएगा। इसे ही हम कहेंगे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। ऐसी अभिक्रिया या ऐसी सरल व संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी क्या होता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। जिसकी आणविकता क्या होती है? 3 होती है। जिसकी आणविकता 3 होती है उसे हम त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं या उसे हम त्रिअणुक अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? त्रिअणुक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 FeCl3 है, 2 आयरन क्लोराइड है, फिर उसके बाद SnCl2 है, 2 हमारे पास FeCl3 है और यहाँ देखिए SnCl2 है। तो यह किस में चेंज हो जाएगी दोस्तों? तो यह हमारी अभिक्रिया किस में चेंज हो जाएगी?
तो देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2। एफ ई कितना है, एफ ई, और यहाँ हमारा हो जाएगा Cl2, कितना हो जाएगा, FeCl2 हो जाएगा। और दूसरी अभिक्रिया कह सकते हैं हमारा जो देखिए 2 है तो हमने लिखा है यहाँ पर 2, FeCl3 होगा। अब यहाँ जो एक हमारा Cl बचा ना, देखिए यहाँ पर 3 था, तो ये इसमें चला जाएगा, अर्थात कह सकते हैं हमारा हो जाएगा SnCl4। क्या हो जाएगा दोस्तों, SnCl4, अर्थात कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। आज से हमारा यही चैप्टर समाप्त होता है, कौन, रासायनिक बलगतिकी। तो हमने विलयन चैप्टर देख लिया, हमने वैद्युत रसायन देख लिया, और आज हमने क्या देख लिया, तो दोस्तों रासायनिक बलगतिकी भी देख ली। कल हो सकता है हम डी और एफ ब्लॉक शुरू करें, या फिर आपके सहयोग रहा दोस्तों तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, जो कि हेलो एल्केन हेलोएरिन है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यार दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे पेपर टाइम का भी भला हो सके और वो भी आपके पास ही ऐसे ही अच्छी वीडियो भेज पाएँ। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है।